आज गाइडलाइंस 2025 की न्यू गाइडलाइंस आई है ना, तो आज उसको डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हम नॉर्मली प्रैक्टिस में देख रहे होते हैं, पेशेंट आते हैं यहाँ पे बीपी इतना है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं 150 तो 150 का ब्लड प्रेशर है, उसमें पेशेंट एडमिट हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, IV लाइन्स पे मेडिसिन चल रही है, IV हम एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं। तो हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं अपनी प्रैक्टिस में तकरीबन पिछले 10 सालों से किसी भी हाइपरटेंसिव, अर्जेंसी और इमरजेंसी दो अलग अलग वर्ड होते हैं ना, तो अर्जेंसी के पेशेंट को मैं कभी भी IV एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन नहीं दे देता। अल्हम्दुलिल्लाह अब 2025 की गाइडलाइन जो आई है उन्होंने कहा कि भाई IV एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन आपने हाइपरटेंशन अर्जेंसी में नहीं देनी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो रेजिस्टेंस बन जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ब्लड प्रेशर है उसको मैं सबको एक मैसेज देता हूँ कि देखो ब्लड प्रेशर हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। कहते डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर दोस्त कैसे हो गया? मैं कहा देखो, हर वो शख्स जो आपको आपकी गलती बताता है तो वो आपका दुश्मन नहीं होता, वो आपका दोस्त होता है। जैसे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एक नॉर्मल लड़का है 30 साल का, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो वो उसके लिए एक अच्छी अलामत है। कैसे अच्छी अलामत है? कि वो देखेगा कि क्या ऐसी मेरी बॉडी में पैथोलॉजी हो रही है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है। आया बॉडी स्ट्रेस में है, आया उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आया उसकी शुगर ज़्यादा है, तो उसको आप एक गुड साइन में लेते हैं कि भाई बीपी ज़्यादा था, अच्छा तो क्या वो मेरा ऐसा रिवर्सिबल फैक्टर तो नहीं है। मैं जितने भी मरीजों को ब्लड प्रेशर की दवाई का प्रिस्क्राइब करता हूँ तो ये नहीं कहता कि ब्लड प्रेशर की दवाई है, मैं उनको बताता हूँ कि ये आपकी जान बचाने में हेल्प करती है। भाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर लीड टू CVA, स्ट्रोक। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको सोचने के भाई ये तो अच्छा हो, मुझे पता चल गया कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, तो क्या मैं से वो रिवर्सिबल फैक्टर है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एक तो क्या उससे मैं आगे मोर्टेलिटी से बच सकता हूँ। भाई अभी हमारे पास एक पेशेंट एडमिट थी, यंग पेशेंट थी, ICU बेड के साथ आई हुई थी, पता नहीं कितना BP रहता होगा उसका, ठीक है। तो ज़रूरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने देखना है कि क्या आपका वो रिवर्सिबल फैक्टर है, क्या उस पर काम कर सकते हैं, तो वो BP आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो नई गाइडलाइंस आई उन्होंने क्लासिफिकेशन में तो वही सारी चीज़ें डाली हैं, ऐसा कोई नई नहीं है। तो BP हम कब कहते हैं कि क्या स्टेज में आता है, ठीक है। तो नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज 1, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ये पहले भी एक गाइडलाइन थी। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी वाले कहते हैं कि 140 और 90 से ज़्यादा BP हम एलिवेशन पे मानते हैं। ACC वालों ने अब ये कहा है कि 140 और 90 से ज़्यादा BP किसी का बढ़ा हुआ है तो आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी, उससे पहले ट्रीटमेंट नहीं देनी। आप लोग के पास जितने पेशेंट आते हैं ER में आते हैं, 135 का BP है, हल्का सा बढ़ा हुआ है, एंटी हाइपरटेंसिव को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं। अगर वंस एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट हो गई तो फिर वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। ये नहीं कि अभी देना फिर कल को नहीं देते, ऐसे नहीं होता। डॉक्टर साहब कब तक खानी ब्लड प्रेशर की गोली? 4 दिन में बंद कर दें। जब मैं पेशेंट कहता हूँ ना आप 15 दिन बाद दिखाइएगा, तो वो 15 दिन खा के दवाई बंद कर देते। कहते डॉक्टर साहब आपने तो कहा था 15 दिन बाद दिखाइएगा। मैंने कहा मुझे दिखाइएगा, मैं दवाई बंद करनी है, डोज चेंज करनी है, मैं बताऊंगा। ये नहीं करनी कि आपने तो दवाई बंद कर देनी, ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल रेंजेस हैं, इसको आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या नॉर्मल रेंज में उन्होंने कहा है कि 120 और 80 से कम, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। और एलिवेटेड कब का है कि 129 तक जा रहा है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम है। वैसे सवाल है व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कोई बताएगा? और व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर का ब्लड प्रेशर, नीचे का ब्लड प्रेशर, क्या चीजें हैं ये? कुछ समझ में आती है? बहुत आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ कि देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो आपका BP है वो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्या है? लेफ्ट। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपकी वेसल्स का है, वो आफ्टर लोड बता रहा है, ठीक है। दोनों चीजें डिफरेंट हैं। यहाँ पे मैं आपको भी बता दूँ, ये चीज अभी तक नहीं आई है, लेकिन ब्लड प्रेशर की गाइडलाइंस में अगले 5 नहीं तो 10 सालों में चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी? कि बॉडी वेट के हिसाब से आपका BP, एक लड़की 50 किलो की है और एक वही लड़की 100 किलो की है, क्या दोनों का 180 BP होगा? नहीं होगा ना। हम क्या लगे रहते हैं, एक 150 किलो का आदमी है उसका 180 लगाने पे लगे हुए कि भाई 180 BP उसका सेट हो जाए। कैसे हो सकता है? आपका आफ्टर लोड, हार्ट का तो वही साइज है ना, आपका आफ्टर लोड तो डिफरेंट है। आप उसका 180 BP क्यों करने में लगे हुए भाई? आपका देख लीजिएगा कि आइंदा ये गाइडलाइंस आएंगी कि भाई वेट के हिसाब से BP मैनेज करना है। कल मैंने बताया था कि अगर इतना वेट कम करो तो इतने डिग्री आपका ब्लड प्रेशर कम होता है ना, वही बात आज भी वही बात है। तो बेसिकली आप ये देखें, मैं जब रैली में पोस्टेड था वहाँ फीमेल्स आती थी, ये लंबी लंबी जानता है, डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अच्छा ब्लड प्रेशर देखा तो भाई वो कितना आ रहा है? 250 बाई 150।
थोड़ी सी एंटी हाइपरटेंसिव थी तो वो 200 और 100 उनका नॉर्मल होता है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे नहीं आ सकता। पति तो भी लड़कियां आ जाएंगी, डॉक्टर साहब बीपी लो है, 90-60 बीपी लो है। भाई बीपी लो नहीं है, तुम्हारे स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, उसको आपको ट्रीट नहीं करना, उनको जहन में बताना है कि भाई ये चीज़ नॉर्मल है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना कि आपने बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए भी बीपी मैनेज करना। और दूसरी चीज ये भी होती है ना कि बीपी कफ होता है वो हमारे वेट के हिसाब से, मतलब अगर वो अभी आगे आएगा, ज्यादा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि हमने डिस्कस करनी है, बीपी चेक कैसे करना है। वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। तो स्टेज 1 में कौन सी पेशेंट आते हैं जिनका 139 तक सिस्टोलिक जा रहा होता है और 80 to 89 जा रहा होता है, और स्टेज 2 में कौन से पेशेंट आते हैं जिनका 140 से ज्यादा और 90 से ज्यादा डायस्टोलिक होता है। अगर कोई पेशेंट 140 और 90 से ज्यादा है और उसके कोई कोमोर्बिड ऐसे नहीं है तो फिर आपने उसको ट्रीट करना है, उससे पहले ट्रीटमेंट नहीं देना प्लीज। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की बात हो रही है, क्लिनिक के बीपी की बात हो रही है? दोनों, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन सबको एक्सक्लूड करके कि आपने एक्सक्लूड कर दिया। क्लिनिक वाली है ना, क्लिनिक वाली भी आप लेंगे और एम्बुलेटरी दोनों को मिला के आपने निकाली है ना कि आपने देखे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कितनी आ रही है, एम्बुलेटरी भी कितनी आ रही है, तो आपने एवरेज निकाला ना, ये हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। ये वैल्यूज एवरेज ठीक है। तो 140 और 90 से ज्यादा स्टेज 2 एंटी हाइपरटेंशन बनाना, जब हमने वो ट्रीट नहीं करना तो स्टेज 1 बनाएंगे। रिस्क फैक्टर है ना, देखो अगर आपका पता चल जाए कि मेरा भी HbA1c 6.5 आया है और आपकी डाइटरी हैबिट जैसा ही है, तो आप तो सोचोगे कल को मेरा कितना आएगा, 7 हो जाएगा। भाई फर्स्ट करो अगर यहाँ से अभी एक पानी की बूंद टपकना शुरू हो जाए तो कल को यहाँ होल होगा, यहाँ पानी जमा हो जाएगा। तो इनिशियली आपको देखना पड़ता है कि रिस्क फैक्टर में आप जा रहे हैं, आप किस स्टेज में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है स्टेज 2 की, मोर देन 140 और मोर देन 90। अच्छा, अब आपने पेशेंट को डायग्नोज किया, ठीक है, ऑफिस के अंदर बीपी के अंदर, ठीक है, कि आपने क्या मेथड आपने यूज करना है, किस तरीके से करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात आती है कि हमारे यहाँ बीपी चेक ही सही से नहीं होता, ठीक है। कफ को लिया, यहाँ बांध दिया, इतना मोटा उसने स्वेटर पहना उसके ऊपर यहाँ कफ बांध दिया, वो भी सही आएगा। ब्लड प्रेशर हम कौन सी आर्टरी का देख रहे होते हैं, यहाँ पे ब्रेकियल का, यहाँ पे ब्रेकियल है, यहाँ पे ब्रेकियल है। मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ कब बांधा हुआ है, सर वो ऊपर चढ़ नहीं रहा था, अच्छा तो यहाँ तो यहाँ बांध देते भाई, यहाँ बांध देते बीपी, है ना। बीपी आपने 3 फिंगर्स अबव द क्यूबिटल फोसा लेना होता है, उसके क्या मेजर्स होते हैं वो मैं भी सिखाता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्लाइड ये है कि आपने बीपी चेक कैसे करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पेशेंट जो होता है वहाँ बस से उतरता है, आगे रोड टूटा हुआ है, वो कूदता हुआ पानी में से मट्टी में से आता है बेचारा परेशान हाल, फिर वो यार पहुंचता है, डॉक्टर सहमत और गुस्से में बैठी होती है, उसको और बीपी बढ़ जाता है, सही है। तो वो फिर आके जब बीपी चेक करता है बड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज नॉट, आपने पेशेंट को देखना है कि भाई वो किस तरीके से बीपी चेक किया जाता है, दिस इज द, देखो दिस इज द की स्लाइड, इसको थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पेशेंट शुड अवॉइड कैफीन, एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग फॉर 30 मिनट बिफोर द मेजरमेंट। आपने बीपी चेक करने से पहले पेशेंट पूछना है अभी कॉफी पी के आए हो या अभी चल के आ रहे हो या एक्सरसाइज करके आए हो, तो ये आपने सबसे। दूसरा, आपने ब्लड प्रेशर की वैलिडिटी डिवाइस यूज करनी है, ठीक है। तीसरा, कफ का साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, छुट्टी का छोटा सा आर्म करके से उसमें वो 3-4 चक्कर घूम जाता है, वो सही आते हैं कि उसमें लो आता है। लो पेशेंट आर्म शुड बी सपोर्टेड हार्ट लेवल, हार्ट के लेवल। देखो जैसे इसमें रखा है ना, तो हमारी जो जिस पे डॉक्टर बैठे होते हैं उसी टेबल पे आप हाथ रखवाएं ऐसे करके पेशेंट का, उसे आप कंफर्टेबली बैठे टेक लगाते और फिर बीपी चेक करें। अच्छा, जब बीपी चेक हो रहा होता है उस वक्त, हाँ तुम्हें क्या हुआ था, तुमने क्या किया है, तुम दवाई खाते हो नहीं खाते, डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक, रिलैक्स, उसको आपने बोलना नहीं है, ठीक है। कंफर्टेबल रखना है, हैव द पेशेंट रिलैक्स सिटिंग इन चेयर, ठीक है, लेग्स अनक्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। neither the patient nor the should be talking during the rest period during the measurement, ठीक है। ब्लड प्रेशर में should be taken in temperature control room। अब बहुत ज्यादा आइडियल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे चैनल में क्या है कि एटलीस्ट पेशेंट को बुलाओ, उससे बिठाओ, थोड़ी भाई अभी भी चेक नहीं हुआ, 5 मिनट्स वेट करें, बाहर बैठिए बाहर वाली सीट पे, फिर याद में आइएगा। ऐसे कर लिया तो बाहर बैठेगा, फिर आके बिठाएं उसको, यहाँ पे हाथ रखें, फिर बीपी चेक करें। अगर मैनुअल कर रहे हैं, मशीन से भी तो मैंने रिलैक्स होकर पहले चेक करें, ठीक है। हमारे यहाँ तो और डॉक्टर सलाह मशीन बाहर, वो जो पेशेंट बाहर 5 मिनट बैठेगा उसका तो गुस्से से पारा चढ़ जाएगा ऊपर। बस वो अच्छी बात है, मेरे पेशेंट बढ़ेंगे तो मेरा फायदा हो जाएगा ना, जिसमें तो मेरा फायदा हो रहा है ना, मेरे पेशेंट बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई एक रीडिंग पे नहीं होता, एक रीडिंग बड़ी भी आ गई तो बीपी आपने, ऐसा कुछ नहीं। अभी जस्ट मेरा आखिरी पेशेंट अभी मैं देखकर आ रहा हूँ, वो बेचारा पंक्चर वाला है, ठीक है, तो बीपी उसका रात बड़ा हुआ आ गया, हॉस्पिटल गया, जमानी से गोली रख ली,
अल्लाह का शुक्र है अब हमारे यहाँ चर्चा खत्म हुआ है, वरना शुरू में याद है जिसको पेशेंट कहा मैं मेरे पहुंचने पर जबान नीचे गोली रखी, कैपुटिन जबान नीचे रखने की, वो मैं समझ गया, मैंने कहा जहाँ आप गए थे ना उन्होंने आपका बीपी सही चेक किया होगा और जबान नीचे गोली रखी, तो मैं भी समझ गया कि इनकी क्या काबिलियत थी। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र अब यहाँ हमारा कल्चर खत्म हो गया। दूसरी मैं आपको सच एक रियलिटी बताऊँ, 1 मिनट की बात है, परसों में एक हॉस्पिटल गया, प्राइवेट हॉस्पिटल करीमाबाद पे, यकीन करें मैंने कानों का लगाया। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हम इतनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। आप जब पिछले जाते हैं कंपेयर करते हैं, ECG याद भरा हुआ है, ठीक है, ECG हुई भी किसी को पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, ABGs की मशीन ही नहीं है, CT स्कैन हुए में 3 घंटे हो गए, फिल्म का है पता नहीं क्यों CT स्कैन कराया क्यों था भाई, स्ट्रोक का भी CT स्कैन कराया क्यों था। तो मेरा तो मैं जितना बीपी हाई हुआ ना मैं खुद बीपी का मरीज बन जाता, लेकिन मैं आप लोग कंट्रोल किया, सबर और मैं आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है हम बहुत अच्छे सेटअप में काम कर रहे हैं। एक दफ़ा क्लैपिंग हमारे हॉस्पिटल की है, तो मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र। देखो बड़े हॉस्पिटल में अलग निज़ाम होता है ना, छोटे हॉस्पिटल में और इतना अच्छा हमारे जैसे फॉरन 1 मिनट में केयर होती है, यूँ ABGs होती हैं, यूँ हमारी लैब्स होती हैं, यूँ CG होती है, यूँ हमारा डॉक्टर देखता है। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह केयर एज कम उधर प्राइवेट हॉस्पिटल हो। ये लोग सब समझ गए आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। अच्छा, अब आपने कोई भी पेशेंट आप देखते हैं ना, तो देखो हमेशा प्लीज कोई भी पेशेंट ब्लड प्रेशर का नजर आता है तो उसमें सबसे पहले देखो कि क्या उसका रिवर्सिबल कोई फैक्टर है। ब्लड प्रेशर ट्रीट करने में मत लग जाओ, देखो कोई उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है आजकल के दौर में, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? स्ट्रेस। लोग स्ट्रेसफुल हुए हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस भरा हुआ है, उम्र मुबारक हो, ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रेस भरा हुआ है, इतना ज्यादा लोग स्ट्रेस में, ठीक है, तो लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा लोग जो हैं वो परेशान है, उसकी वजह से क्या होता है बीपी ज्यादा हो रहा होता है। तो उसमें आपने जरूरी एंटी हाइपरटेंसिव देनी, आपने उसका रिवर्सिबल कॉज देखना है। दूसरी कॉमन चीजें क्या होती हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, किसी की शुगर ज्यादा है, तो बेसलाइन टेस्ट करा के देखें कि आया कोई रिवर्सिबल फैक्टर है, उसको ट्रीट करना, ठीक है। दीज आर द सम बेसिक ब्लड टेस्ट आपने कराने, उसके बहुत ज्यादा भी कराने की जरूरत नहीं। पहले पेशेंट आया, वो थोड़े से 10 डिग्री 20 डिग्री ब्लड प्रेशर ज्यादा आया था, आप लेके उसको इतने सारे टेस्ट लिख के दे दिए तो बेचारा उस टेस्ट की वजह से बीपी बढ़ गया कि भाई 5000 रुपये टेस्ट मैंने कराना। ऐसा भी बेसलाइन टेस्ट जो होते हैं उसमें यूसी करा लें पेशेंट का, HbA1c करा लें और FL, 3 बेसलाइन टेस्ट जरूरी होते हैं पेशेंट कराने में, हर चीज कराने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 200 स्लाइड्स थी। अच्छा, आज की प्रेजेंटेशन की सबसे खास बात ये कि पूरी मैंने बनाई है, ठीक है। जासिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसलिए मैंने कहा पूरी प्रेजेंटेशन मैं बनाऊंगा और मैं अपने हिसाब से इसको सेटल करूंगा, तो ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या थी जो मैंने इंपॉर्टेंट स्लाइड डाली कि एक चीज बहुत हिडन है, वो कि पेशेंट हाइपरटेंसिव होता है, उसको पता नहीं होता है कि उसे OSA है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। कोई भी मरीज जो रात को सोते हुए खर्राटे लेता है उसके वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वो एक मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन होने का। देखो ये एक रिवर्सिबल फैक्टर है, मैंने अपने खुद मरीज देखे 3 एंटी हाइपरटेंसिव खाने, कितनी 3 ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने कहा आप सिर्फ कुछ नहीं करो, ये OSA का इलाज करो, आपका बीपी सेटल हो जाएगा। आप यकीन करो वो जो 3 मेडिकेशन ले रहा था ना वो सिंगल पिल पे आ गया, क्यों कि आपने उसका कॉज रिमूव कर दिया। फर्स्ट करो इस कमरे में अगर लाइट का प्रॉब्लम हो जाए, हम जनरेटर लगा दें, जनरेटर लगाने से हल नहीं ना, वो लाइट को रिस्टोर करो। इसी तरीके से अगर कोई रिवर्सिबल फैक्टर है उसको रिस्टोर करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो OSA के लिए बेस्ट क्या रहता है, CPAP की मशीन और वेट लॉस। आप पेशेंट का कहें कि 5 किलो वजन कम कर लो या CPAP की मशीन यूज कर लो। अगर दोनों भी नहीं कर सकता तो एक हैक है, वो हैक क्या है, आप उसको कहो कि तुम 2 तकिए लेके सो, जब सो तो 2 तकिए करते के नीचे रखो, जैसे वो 2 तकिए करते नीचे लगेगा तो उसकी स्टोरेज बेहतर हो जाएगी। और कोई कुछ भी कहते नहीं डॉक्टर साहब वेट भी कम नहीं होता मेरा और मैं जो है वो CPAP की मशीन भी लगा सकता, तो क्या करना है उसको, आपने कहना है 2 तकिए लेके सो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले सबसे पहले वेट लॉस, आपने पेशेंट का BMI देखना है, आपने उसका वेट लॉस का प्लान करना है, उसको गाइड करना है कि वेट लॉस कैसे किया जा सकता है। पिछले हफ्ते की बड़ी लतीफे वाली बात है, एक गायनेकोलॉजिस्ट से मेरे पास पेशेंट भेजा वेट लॉस के लिए, डॉक्टर साहब काउंसिल करेंगे, मुझे जाके देख लिए मैंने कहा क्यों, कह रहे उन्होंने मुझे वेट लॉस के लिए भेजा है कह रहे वो आप बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, उन्होंने भेजा। मैंने कहा देखिए भेजा तो सही है, मैं खुद अपने ऊपर अमल नहीं करता, लेकिन मैं आपका वेट लॉस हेल्प करता। खैर वो सेटिस्फाई हुए, उनको मैंने गाइड किया कि अच्छा किस तरह वेट लॉस करता है, लेकिन उन्होंने आके मुझे ऐसे हैरानी से देखा। तो मेन चीज क्या है कि आप वही मुझे देख रही कि इसके बाद वेट लॉस गलत तो नहीं। तो देखो मेन चीज क्या करनी है कि आपने बॉडी वेट पे काम करना है, कि पेशेंट को खुद बताना है कि देखो अगर आप अपना वेट कम करोगे तो बीपी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, या आपके वेट के हिसाब से आपका बीपी ठीक है। आपको सिम्टम्स क्या आते हैं, पेशेंट डॉक्टर साहब पता कुछ होता तो नहीं है, बस बीपी ज्यादा है,
जाहिर सी बात है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक मान लिया 150 किलो का आदमी है, 120 किलो की औरत है, चलना फिरना कुछ है नहीं, हर वक्त बैठे हुए हैं, तो उनका बीपी उस हिसाब से नॉर्मल होगा वो, ठीक है। हार्ट को तो कम करना पड़ेगा, तो उसको बॉडी वेट आपने कम करना है। देखो 5% रिडक्शन अगर बॉडी वेट होता है तो उसमें बहुत अच्छा 6 to 8, अगर कोई पुराना पेशेंट है जो कि हाइपरटेंसिव है तो 6 से 8 तकरीबन 10 मिलीमीटर मर्करी तक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई पेशेंट डैश डाइट लेता है तो उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज कह दो कि भाई आपने अपने खाने में नमक खत्म कर देना है, और ऊपर से छिड़क के जो खाने की लोगों की आदत होती है ना कि ऑमलेट लिया ऊपर से, एक बंदा मेरे पास, डॉक्टर साहब मैं बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा हूँ, एग बॉयल खाना, आपने कहा फ्राइड नहीं खाना, तो मैं एग बॉयल खाऊंगी, बीबी फिर भी कंट्रोल। मैंने कहा अच्छा एग बॉयल का नमक कितना, हाँ डॉक्टर बगैर नमक के कैसे खाया जाएगा, टेस्ट ही नहीं आता उसके अंदर, तो बदबू आती है। नमक का इस्तेमाल आपने नहीं करना। आइडियली नमक हम एक दिन में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन 1500 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। 2300 मिलीग्राम तक होता है, लेकिन मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि नहीं, कितना नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन 1500 मिलीग्राम, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। तो ये स्टेप क्या हो गए, जो पेशेंट हाइपरटेंसिव था, पहला स्टेप क्या किया आपने, वेट लॉस। दूसरा उसकी डाइट, आपने उसको डाइट बताना है क्या खाना है क्या नहीं खाना। तीसरा आप उसे कह रहे हैं नमक का इस्तेमाल नहीं करना। चौथा, ठीक है, उसको कहना है पोटेशियम, कि पोटेशियम का इंटेक बढ़ा दो। पोटेशियम सबसे अच्छा ज्यादा किसमें होता है, बनाना में। आप उसे अपने इंटेक, क्यों कि देखो दोनों चीजें अपोजिट काम कर रही होती है, डेट्स दोनों चीजें अपोजिट काम कर रही होती है ना। सोडियम बढ़ेगा पोटेशियम कम होगा, पोटेशियम बढ़ेगा सोडियम कम होगा, सोडियम बॉडी से कम होगा वाटर रिटेंशन कम होगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, दोनों उसे काउंटर कर रहे होते हैं। तो देखो एक नेचुरल फॉर्म में ही आप उसे एक एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हो पोटेशियम की फॉर्म में, ठीक है। जासिम पैरागोय तो सारी दवाइयां ही नहीं बता रहा है ना। और दूसरा रिड्यूस रिस्क फैक्टर, अल्कोहल का इंटेक कम करना है आपने, स्मोकिंग करता है तो उसको इंटेक कम करना है, ठीक है। एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कल मैंने बताया था कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी होती है, आपके ब्रेन से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो आपका मूड एलिवेट करते हैं, आपकी मोबिलिटी होती है, वेट भी कम होता है उसके साथ, और आप अच्छा फील कर रहे होते हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, एंग्जाइटी का लेवल। कभी भी आपको गुस्सा आ रहा हो, आप एंग्जाइटी में हो, आप बाहर निकल जाए, वॉक करें। आप यकीन करें, आप 10 मिनट वॉक करके आप खुद ही फील अच्छा कर रहे हो। ब्रेन से एंडोर्फिन से हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, आप बहुत अच्छा उसे फील करते हो वॉक करने से या कोई एक्सरसाइज करने से। एंग्जाइटी होती है घर बैठे, सबसे ज्यादा आजकल जो डिप्रेशन एंग्जाइटी है ना, वो कभी बैठे हुए स्क्रॉल की जा रहा है, टक वही बहुत लोगों को डिप्रेशन हो रहा है उससे, बहुत ज्यादा लोग। अभी सुबह एक पेशेंट थी, कहीं डॉक्टर रात में नींद नहीं आती, मैंने कहा मोबाइल हाथ में रहता है, कह रही हाँ, मैंने कहा कैसे नींद आएगी, नहीं डॉक्टर साहब नींद आती है रख देती हूँ, मैंने कहा रखोगी नहीं। देखो एक फिल्म देख रहे हो ना, एक जैसा सीक्वेंस चल रहा है, वो देखते नींद आ जाएगी, लेकिन वो जो अब जैसी स्क्रीन चेंज होती है ना, तो योर ब्रेन स्टिमुलेट, वो जैसी स्क्रीन चेंज होती है ब्रेन विल बी स्टिमुलेट, तो नींद कैसे आएगी आप, ठीक है। तो नींद पूरी होना भी बहुत जरूरी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अब जो मेन बात है आज की वो ये कि अगर आपने ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करनी है और 140 मिलीमीटर से ज्यादा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, और 90 से ज्यादा जा रहा है तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है, उसके रिस्क फैक्टर है कि उसको पहले एमआई हो चुका है, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, या उसकी कोई हाई रिस्क फैक्टर ACVD स्कोर 700 ज्यादा है, तो फिर कहते हैं कि 130 से ज्यादा हो बीपी तो भी उसको ट्रीट करें, ठीक है। इस 130 से ज्यादा अगर वो उसके रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं, वरना 140 तक भी उसको छेड़ने की जरूरत नहीं। अब देखो ये एल्गोरिथम है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं है कोई हमारे पास। अच्छा देखो, अगर पेशेंट है उसका बीपी 140/90 से ज्यादा है, यस, क्या करना है आपने, ब्लड प्रेशर की दवाई देनी है। अगर 140/90 से ज्यादा नहीं है, फिर क्या देखना है आपने कि उसको कोई फालिश तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, उसको हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो फिर आपने ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना है। अगर ये भी नहीं है तो देखना है कोई CKD तो नहीं है, ACVD ज्यादा तो नहीं है, अगर है तो ट्रीट करना है, वरना ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने मेडिकेशन कौन सी स्टार्ट करनी है। उसके अंदर पहले बीटा ब्लॉकर वगैरह नहीं थी, थायराइड को हम पहले तो ज्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन इन्होंने अभी थायराइड का नाम ऊपर ही लिखा है। तो थायराइड डायरेटिक्स, लॉन्ग एक्टिंग डायरेटिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लॉन्ग एक्टिंग डायट हाइड्रोपैरेटिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन से होते हैं और नॉन कौन से होते हैं। नॉन याद रखो, जो नॉन डायरेटिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं वो होते हैं जो हार्ट के मसल्स पे काम करते हैं, जैसे वेरापेम और डिल्डियास है। और जो डायरोबिन वाले होते हैं वो अलोडिटीन आते हैं, जो कि आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे काम कर रहे होते हैं। साथ में एस और ARBs आपने फर्स्ट लाइन थेरेपी में इस्तेमाल करनी है।
मैं पर्सनली देखो, एक अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का, वो कैसे है? गुर्दों के जरिए, ठीक है। तो मैं पर्सनली एस और एआरबी को प्रेफर करता हूँ। एस इनहिबिटर कुछ लोगों को कफ कराती है तो उसको मैं अवॉइड करता हूँ, एआरबी सबसे अच्छा रोल रहता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास स्टेज 2 का हाइपरटेंशन का पेशेंट है, किसका? स्टेज 2 हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो आपने उसे कॉम्बिनेशन ऑफ पिल इस्तेमाल करनी है। अगर आप उसे कॉम्बिनेशन ऑफ पिल इस्तेमाल करेंगे तो उसका ज्यादा अच्छा रोल है। बायोलॉजी में देखिए सिंगल पिल का आप डोज बढ़ाते जाएं। कॉम्बिनेशन पिल में सबसे अच्छी क्या है? कॉम्बिनेशन एम्लोडिपिन के साथ एआरबी, एम्लोडिपिन के साथ एआरबी, एम्लोडिपिन के साथ एआरबी, ठीक है। कभी भी मैं देखता हूं कि पेशेंट को जो है ना कैपोटिन भी चल रही होती है और साथ में एआरबी भी चल रही होती है। प्लीज एस इनहिबिटर के साथ एआरबी नहीं देते, ये क्लास 3 इंडिकेशन है, कभी भी नहीं देते, ठीक है। एस इनहिबिटर के साथ एआरबीज नहीं देते, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पेशेंट आए आपके पास स्ट्रोक के साथ है, हाँ एक और चीज जो डिस्कस करने वाली थी, जब मैं शुरू में आया था देखता था कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, ब्लड प्रेशर की ड्रिप चढ़ रही है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है। आपने स्ट्रोक के पेशेंट को ब्लड प्रेशर नहीं ट्रीट करना होता। कब ट्रीट करना होगा? अगर आप उसको टीपीए दे रहे हैं, अगर आप उन्हें और वो भी कब करना है? जब आपने उसका बीपी 185 का सिस्टोलिक लेकर आना है तो आपने उसको ट्रीट करना है, वरना नहीं। ब्लड प्रेशर में बढ़ना अच्छी बात है, इस्केमिक स्ट्रोक में बीपी बढ़ा हुआ है तो इट्स गुड, आपने उसको कम नहीं करना। परफ्यूजन अच्छी होती है, वो फौरन लेकर ब्लड प्रेशर की गोली जो है ना वो चला देंगे, ड्रिप चला देंगे। वही स्ट्रोक के पेशेंट में तो बढ़ा के रखना है, ठीक है। कभी भी ब्लड प्रेशर को कम नहीं करते, ये इट्स द हार्म है। और अगर 120 110 से ज्यादा है तो भी उसको आपने कम नहीं करना, ट्रीट नहीं करना स्ट्रोक के पेशेंट्स में, ठीक है। फिर ये डेफिनेशन आती है, हमारे पास गायनी के पेशेंट बहुत से आते हैं जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा बहुत है, तो उसकी डेफिनेशन है। क्रोनिक हाइपरटेंशन में क्या होता है? अगर 20 वीक से पहले किसी का ब्लड प्रेशर औरत का ज्यादा हो रहा है तो वो क्रोनिक हाइपरटेंशन में आएगा, और अगर किसी का 20 वीक के बाद होता है तो उसे हम कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। 20 वीक से पहले है तो क्या मतलब है? तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा किस वजह से है? पुराने से है। और अगर 20 वीक के बाद होता है तो हम कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की, ड्यू टू प्रेगनेंसी की वजह से वो पहले नहीं था। अब उसमें दो चीजें आती हैं, वो फौरन ने पहले चेक ही नहीं कराया था तो उसको पहले ज्यादा हो। प्रीक्लेम्सिया में क्या आता है कि आपका प्रोटीन लॉस हो रहा होता है, और इक्लेम्सिया में क्या होता है? फिट्स पड़ रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने हाइपरटेंशन की प्रेगनेंसी की डेफिनेशन में जो होता है ना 140 से 90 और सीवियर रेंज में 160 से 110, ये ज्यादा को तो आप कंसीडर करोगे, 140 से कम पे बीपी कंसीडर नहीं करोगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है डॉक्टर साहब, वो है कितना देना है, इन्फ्यूजन कितना चलेगा, इन्फ्यूजन कितना चलेगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए ना, ठीक है ना। ये आप लोग अपने नोट्स बना लो, टिप्स बना लो कि ओरल मेडिकेशन कितनी देनी है गेस्टेशन वालों को पेशेंट में, और जो प्रेगनेंसी रिलेटेड पेशेंट होते हैं और आईवी कब चलाना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेबेटालॉल बेसिकली जो हम यहाँ पे देते हैं, मैं वही डिस्कस करूंगा। लेबेटालॉल आपने ओरल देनी है 200 से लेकर 2400 तक। सिर्फ 200 याद कर लो कि इनिशियल डोज हम 100 ट्वाइस डेली चलेंगे। 100 mg की लेबेटालॉल की टैबलेट ओडी या बीटी चलाने की जरूरत है इनिशियल स्टेज में, बढ़ाते हुए तो बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। मिथाइल डोपा बहुत ज्यादा कॉमन हम यहाँ पे चलाते हैं, 500 तक दे सकते हैं ट्वाइस डेली, और हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड दे सकते हैं। हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड मैं इसमें गाइडलाइंस में आया, मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता। डायबिटीज नहीं देनी चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जो गायनी वाले हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि डायबिटीज नॉट बेहतर, ठीक है। फिर ये इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन चलाना कितना है? आपने 1 to 3 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से इन्फ्यूजन चलाना है। इनिशियल बोलस देना है 10 to 20 मिलीग्राम, और फिर इन्फ्यूजन चलाना है। तो लेबेटालॉल का कितना इन्फ्यूजन चलेगा? इनिशियल कितना देना है? 10 to 20 मिलीग्राम आईवी, और उसके बाद 1 to 3 मिलीग्राम पर मिनट चलेगा। पर मिनट कितना चलेगा? पर मिनट 1 to 3 मिलीग्राम पर मिनट आपने इन्फ्यूजन चलाना है। हाइड्रोलाजीन का भी ऐसा ही है, 5 मिलीग्राम आईवी आयन बोलस देना है, और 0.5 से 10 मिलीग्राम पर आवर के हिसाब से आप इन्फ्यूजन चलाओगे। लेबेटालॉल का कितना था? 1 to 3 मिलीग्राम पर मिनट, और हाइड्रोलाजीन का कितना है? पर आवर। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर कोई पेशेंट है नॉन प्रेग्नेंट है, 180 से ज्यादा जा रहा है, तो उसको आपने एडमिट करना है। अगर वो पेशेंट को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, क्या है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का मतलब है कोई एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है। अगर वो नहीं है, सिर्फ अर्जेंसी है, तो उसको ट्रीट आईवी लाइन पे नहीं करना। देखो उन्होंने क्लास 3 क्या दी है, फॉर एडल्ट्स विद सीवियर हाइपरटेंशन 180-120 who are hospitalized for non-cardiac condition without evidence of acute target organ damage. Intermittent use of additional IV or oral antihypertensive are not recommended to acutely reduce BP.
उसका बीपी कंट्रोल नहीं करना आपने, आईवी लाइन से बहुत रिड्यूस नहीं करना। एक औरत का सी सेक्शन हुआ है, अभी बॉडी स्ट्रेस में है, उसको आपने बहुत ज्यादा बीपी कम नहीं करना। क्लियर है सबको? ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका 180 से ज्यादा है, एक्यूट ऑन ऑर्गन डैमेज है, तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आ जाएगा, पेशेंट एडमिट होगा आईसीयू में। ठीक है, कितना 180 और 120 से ज्यादा है और एंड ऑर्गन डैमेज है। व्हाट इज एंड ऑर्गन डैमेज? या एंड यूरिक हो रहा है, कोई भी आपकी ऑर्गन की पैथोलॉजी हुई, आसान अल्फाज में समझ लो ना, फेफड़ों में पानी आ रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, ठीक है, यूरिन नहीं बन रहा, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो रही है, टीसीएस ड्रॉप हुआ है, कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो वो किस में चला जाएगा? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में चला जाएगा। तो आपने उसको एडमिट करना है आईसीयू, फिर आईवी लाइन चलानी। वरना देखो नो आ रहा है ना, तो देखो हमने कहा सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ट्रीट नहीं, अवॉइड पेरेंटल बीपी लोअरिंग थेरेपी और ओरल थेरेपी इन एक्यूट सेटिंग। फौरन बीपी कम नहीं करना होता। ठीक है, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई दवाइयाँ कौन सी देनी है। अब जो मैं दवाइयों को नाम याद कर रहा हूँ सबने अच्छे से याद करना। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ना, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फोर्टियस, आप लोग सब देखते हैं, बहुत ही अच्छी टैब